वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम कंट्री वाइज कंट्री आगे बढ़ेंगे और बहुत से कॉन्सेप्ट्स उस कंट्री स्पेसिफिक समझेंगे और उन्हें को रिलेट करेंगे उस समय की वर्ल्ड की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिचुएशंस के साथ और भारत के साथ भी। आरंभ हम अंगोला से करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो एक कंट्री अंगोला, हम ये जानते हैं कि ये बहुत ही बड़े साइज़ की कंट्री है। इवन अगर हम साउदर्न अफ्रीकन रीजन की बात करें तो इसे लार्जेस्ट कंट्री का दर्जा मिला है। अंगोला इज़ अ वेरी बिग साइज़। ओके, चलिए आपको दिखा देते हैं ताकि किसी तरह की कोई संशय ना रहे। सबसे पहले तो हम अंगोला के विषय में बात कर रहे हैं। दिस इज़ अंगोला। कैपिटल है इसकी लुआंडे। तो इसकी कैपिटल है लुआंडे। इसका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जिसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि उसका एक एक्सक्लेव है, उसका एक टुकड़ा जो दूसरे मुल्क में आता है, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए, दैट इज़ द काबिंदा एरिया। ये इसी का एक टुकड़ा है जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आता है। ये एक पेट्रोलियम रिच इलाका है, दिस वन द काबिंदा। सो अंगोला का उत्तर पूर्वी इलाका, उत्तर पश्चिमी, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इज़ पेट्रोलियम रिच रीजन। उसके बाद जब आप आते हैं तो अंगोला का ये जो क्षेत्र है, इट इज़ डायमंड रिच रीजन। यहाँ पर डायमंड माइनिंग होती है। ओके, और अंगोला ही वो कंट्री है ओरिजिनली जिसके बारे में एक वर्ड यूज़ हुआ था, ब्लड डायमंड। जब हम ब्लड डायमंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये एक्चुअली ओरिजिनल मैनर में एसोसिएटेड है विद द अंगोला। क्या है कहानी अंगोला की, समझिए। जब मैंने ये बताया कि इसके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पेट्रोलियम रिच रीजन आते हैं, तो क्या महत्व है उसका। देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ को उनके नेचुरल रिसोर्सेज ने ही एक सोशल पॉलिटिकल टर्मोइल कंट्रीब्यूट किया है। वो कैसे? सबसे पहले तो ये मुल्क जो है ये कॉलोनियलिज्म के अधीन हुए। कोई ना कोई कॉलोनियलिस्ट पावर इन पर रूल करती रही। इसी तरह से अंगोला पर रूल करने वाले थे पोर्तुगीज़, द पोर्तुगीज़ पीपल। तो किनका शासन था यहाँ पर? पुर्तगालियों का। जब वो यहाँ से गए तो हम ईयर्स वाइज नहीं जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए कि इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1950 से 2000 के बीच का दौर। सो इन द मिड ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, अधिकतर साउदर्न अफ्रीकन मुल्क आज़ाद होंगे अपने कॉलोनियल रूलर से। किसी का समय 1966 होगा, किसी का 64 होगा, किसी का 75 होगा। हमें स्पेसिफिकली उस ईयर में जाने की नीड नहीं है, हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ना है। तो ये पोर्तुगीज़ से मुक्त हुए, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के द्वारा किया गया। ये इतनी सहजता से और आसानी से नहीं हो पाया था। इतनी बात समझ में आई? यानी कि जो लोग यहाँ पर बसा करते थे, उन्होंने बहुत सी मूवमेंट्स चलाई जिसके कारण वो मुक्त हो पाए, उन्हें स्वतंत्रता मिल पाई। स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, दो फैक्शंस यहाँ पर क्रिएट हुए, क्योंकि 1970s का दौर वर्ल्ड लेवल पर कोल्ड वॉर का पीक पीरियड था। और कोल्ड वॉर के दौरान हम ये जानते हैं, दूसरा मार्कर दीजिए, और मार्कर्स भी हमें लेकर आने हैं। कोल्ड वॉर के दौरान हम ये जानते हैं कि दो ब्लॉक्स एक्टिवेटेड थे, सक्रिय थे, जिसमें से ब्लॉक 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा था और ब्लॉक 2 यूएसएसआर के द्वारा लीड किया जा रहा था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ब्लॉक दावा करता था कि ये प्रो डेमोक्रेटिक ब्लॉक है और एक्चुअली में ये एक कैपिटलिस्ट विचारधारा का ब्लॉक हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर का ब्लॉक यह दावा करता था कि वो एंटी कैपिटलिस्ट और प्रो लेबरर एंड वर्कर ब्लॉक है और वो एक सोशलिस्ट ब्लॉक है। तो सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की एक फाइट भी कह लीजिए इसको। ये दोनों ब्लॉक्स पूरे विश्व भर में अपने साथ नए से नए मुल्कों को जोड़ रहे थे।
यही लड़ाई हमें अफ्रीका की उन कंट्रीज़ में भी दिखी जो कॉलोनियल रूलर से आज़ाद हो रही थी इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ठीक यही चीज़ अंगोला में भी देखने को मिलेगी आपको। जैसे ही ये मुल्क आज़ाद होता है, यहाँ पर डिफरेंट फैक्शंस इस कंट्री की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर को अपने और अपने लोगों के हितों में कंट्रोल करना चाहते हैं, और ऐसे में हर फैक्शन को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई ब्लॉक आगे आएगा। तो एक ब्लॉक वो रहेगा जिसे यूएसए सपोर्ट करेगा, द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और एक फैक्शन वो रहेगा जिसे यूएसएसआर सपोर्ट करेगा। यही कारण है कि अंगोला की लड़ाई में क्यूबा के द्वारा एक बड़ा जत्था भेजा जाता है लड़ाकू सैनिकों का। क्यों भेजा जाएगा? हम सब जानते हैं कि जो क्यूबा है वो सोशलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा था, और ये प्रमाणित होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। हम ये जानते हैं कि यूएसएसआर के द्वारा, ख़ासतौर यूएसएसआर की मेन कंट्री द रशिया, उसके द्वारा ये कोशिशें रही थी कि क्यूबा में न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने वाली मिसाइल्स इंस्टॉल की जाएं, जिससे कि एक डेटरेंस क्रिएट हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। इसे ही हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो क्यूबा और उसके एक बड़े नेता दैट इज़ फिडेल कास्ट्रो, उनके तहत ये लंबे समय तक एक सोशलिस्ट रिजिम के तहत रूल होने वाली कंट्री रही। तो इसलिए सोशलिस्ट ब्लॉक को फेवर करते हुए क्यूबा ने अपनी विचारधारा के फैक्शन को अंगोला में सपोर्ट देते हुए कई जत्थे वहाँ पर लड़ाकू सैनिकों के भेजे, और दूसरी तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक कोशिश कर रहा था कि हमारे द्वारा समर्थित फैक्शन ही सत्ता में आए। तो इस तरह से अगर किसी तरह की वहाँ पर कोई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ख़ासतौर जैसे अंगोला का जिक्र हो रहा है, उन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को एक बड़े स्केल की सिविल वॉर या पॉलिटिकल टर्मोइल में कन्वर्ट करने का ज़िम्मा उस समय की कोल्ड वॉर को जाता है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक जिम्मेदारी बनती है इन मुल्कों की कि इन्होंने कोल्ड वॉर की ब्लॉक पॉलिटिक्स के तहत जिस तरह की डिविसिव पावर्स एक्टिवेट की दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में, ख़ासतौर जब हम अफ्रीका की ही बात कर रहे हैं तो उसके अलग अलग मुल्कों में उन डिविसिव पावर की भूमिका है कि ये मुल्क लंबे वर्षों तक सिविल वॉर में रहे। जैसे कि 1975 से 2002 तक लगभग जो अंगोला है वो सिविल वॉर में रहा 27 वर्षों तक, और ये आज के समय का एक मुख्य कारण बनता है कि इन कंट्रीज़ में इन वॉर्स के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर डिवास्टेट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नया बिल्डअप नहीं हो पाया, किन्हीं तरह की फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पाई, गवर्नमेंट प्लान नहीं कर पाई उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें वो नहीं प्रोवाइड कर पाए। लोग इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीते रहे, यानी कि उनसे डिप्राइव्ड रहे। यह कारण है इन मुल्कों का आज अति गरीब होने का। तो कोल्ड वॉर के दौरान हुई इसी ब्लॉक पॉलिटिक्स के तहत जिम्मेवारी बनती है उन मुल्कों की जो आज खुद को विश्व के सेवियर के रूप में स्थापित कर रहे हैं या लोकतंत्र के रक्षक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। जिम्मेदारी यह बनती है कि आज विश्व भर में जिन मुल्कों में गरीबी है उसके समस्त नहीं, लेकिन कुछ मुख्य कारणों में कोल्ड वॉर की ब्लॉक पॉलिटिक्स की भूमिका है, इसलिए उन्हें आगे आना होगा, और वो आ भी रहे हैं। लेकिन उसका भी लाभ उन मुल्कों को बिलोंग करने वाली एमएनसीज को ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक चीज़ है। अब जब आप इस तरह का सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं कि कोई एक ब्लॉक अपने सपोर्टर को सपोर्ट कर रहा है और उसी का फैक्शन वहाँ पावर कंट्रोल करेगा, तो इन मुल्कों में जो वेल्थ का सोर्स बनता है वो अधिकतर प्राइमरी एक्टिविटीज़ या नेचुरल रिसोर्सेज ही बन पाते हैं ना। यू आर डीलिंग विद द प्राइमरी एक्टिविटीज़, यू आर directly excavating or exploiting the natural resources, and without adding much value to those resources you are directly selling them into the market or exporting them and earning wealth.
वाई यू आर नॉट एबल टू ऐड वैल्यू टू दोज रिसोर्सेज, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? उसका रीज़न स्पष्ट है कि वैल्यू एडिशन के लिए आपको प्रोसेसिंग की तरफ जाना पड़ता है। उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन करना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, स्किल्ड लेबर पावर होना ज़रूरी है, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, अच्छा कंज्यूमर बेस मंडियाँ तैयार करनी ज़रूरी हैं, लोगों के हाथ में पैसा आना ज़रूरी है। ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि पावर का यूटिलाइजेशन सत्ता हथियाने में लग रहा होता है। ऐसे में हथियार खरीदे जाते हैं, विध्वंस होता है, बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नुकसान में चला जाता है। तो धन ना तो निर्माण हो रहा है, ना तो निवेश कहीं से आ रहा है, और जो धन है उसकी भी निकासी हो रही है ऐसे कामों में, वो भी निकलता चले जा रहा है। यही कारण है कि फिर जो मिनरल्स हैं उन्हें एज इट इज़ एक्सप्लॉइट करें और एक्सपोर्ट करें। वहाँ से जो वेल्थ आ रही है वो कितनी क्रिएटिव वेल्थ होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए कि वो जो वेल्थ आई भी, वो वेल्थ कितनी क्रिएटिव होगी। क्रिएटिव इन द सेंस कि वो कितने लोगों के हाथों को सशक्त बना सकती है, कितने लोगों को रोज़गार दे सकती है, या कितने लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती है। कुछ भी नहीं। वो वेल्थ उस फैक्शन से जुड़े लोगों के पास कंसंट्रेट हो जाएगी जिस फैक्शन में अभी सत्ता है, यानी कि जिनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल है कंट्री का, उनसे या उनके कार्य करने वाले लोगों के पास सारा का सारा धन कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इससे एक स्ट्रॉन्ग एलिटिस्ट सेक्शन क्रिएट होता है। तो ये एलिटिस्ट सेक्शन यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, अंगोला और अफ्रीका के बाकी मुल्कों में। ख़ास तौर ये निशानी है सब सहारन अफ्रीकन रीजन, जिसमें ही आज हम एक रीजन पढ़ रहे हैं, द साउदर्न अफ्रीका, और उसी की कंट्री अंगोला का जिक्र हो रहा है। तो एक एलिटिस्ट सेक्शन है जो रिच लाइफ बिताता है, जिसके पास वेल्थ कंसंट्रेटेड है, और मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर वेरी माइनर, ये नंबर में बहुत कम है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़ डिप्राइविंग फ्रॉम द बेसिक टू स्केयर मील, उसे वह भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसलिए अधिकतर जनसंख्या गरीब रहती है। गरीब मुल्कों में इनकी गिनती आती है, ये उसमें शुमार रहते हैं। जीवन की गुणवत्ता को यहीं से आके जा सकता है कि जीवन की लंबाई की जो संभावना है, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, द लॉन्जेविटी ऑफ द लाइफ, वो 38 से 40 वर्षों तक ही रहती है यहाँ पर, जो कि भारत में लगभग 63 और 63 से 67 जाती है मेल और फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में। वो यहाँ पर बहुत ही कम रहती है क्योंकि लोगों को प्रॉपर वैक्सीनेशंस नहीं मिलती, प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलता बीमारियों के समय में, दवाओं का अभाव रहता है, लोग बीमारियों के विषय में जागरूक नहीं है। जो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो उतनी विकसित नहीं होती हैं। अनइंस्टीट्यूशनलाइज्ड बर्थ होते हैं, माताओं की मृत्यु होती है संतान को जन्म देते हुए, संतान 5 वर्षों के भीतर भी अधिक मरती है और जन्म लेने के उपरांत भी, और स्टिल बर्थ भी बहुत होते हैं, यानी कि मृत्यु से भरे हुए जन्म भी बहुत होते हैं। इस तरह के आंकड़े हमेशा इन मुल्कों से जुड़े रहेंगे। ये मानव विकास के निचले स्तर पर खड़े रहने का प्रतीक होता है कि आप निचले स्तर पर खड़े हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। और उसका कारण ये है कि ना तो आपकी राजनीति में कोई भूमिका है, ना अर्थव्यवस्था में भूमिका है, ना समाज में आपकी भूमिका है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली मार्जिनलाइज्ड हैं, आपको हाशिए पर ढकेला गया है। और वो इसलिए कि मुख्य धारा में आने के प्रबंध नहीं है, आगे आने के प्रबंध नहीं है। आगे आप तब आएंगे जब आपके जीवन में कोई गुणवत्ता आएगी, आप में हुनर आएगा, आप में स्किल्स आएंगे। वो नहीं हो सकता क्योंकि पैसा कंसंट्रेटेड है। दूसरा, पैसा निर्माणकारी नहीं है, जो वेल्थ है वो निर्माणकारी भी नहीं है, वो किसी न किसी की इच्छाओं की ही पूर्ति कर रही है, जो कि एक बहुत ही माइनर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। ऐसी परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं अंगोला में। अंगोला इन चीज़ों से जाना जाता है। तो ये लंबे संघर्ष सब सहारन अफ्रीकन रीजन की निशानियां हैं। इन्हीं कारणों से इन मुल्कों को मजबूरी में ही अपनी सेनाओं को, अपनी पुलिस को, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को, सरकारी अधिकारियों को, एक स्तर के शैक्षणिक संस्थानों को और जनता के भोजन की, कपड़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही इंटरनेशनल मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में इंटरनेशनल एड आती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सहायता करता है, वर्ल्ड बैंक भी करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, बहुत से और बैंक्स हैं वो भी करते हैं, कुछ बड़े मुल्क हैं वो भी मदद करते हैं। इन्हीं कारणों से ये लंबे समय के अंतराल में फिर
डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए निवेशक नहीं आते, इन मुल्कों को अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स नहीं मिलती, इन्वेस्टर नहीं आता। जब इन्वेस्टर नहीं आता है, पूंजी का निर्माण ही नहीं हो रहा, कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पर रह रहे लोगों के पास कितनी का संभावनाएं होंगी कि वो अगर अपने स्किल्स को किसी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में बदलना भी चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए फ़ंड कहाँ से मिले, पैसा कहाँ से मिले। ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ नहीं बन पाती। तो जो स्किल्ड लोग हैं वो यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, वो उन मुल्कों में चले जाते हैं जहाँ पर धन उपलब्ध है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्टिव है। और फिर यही कारण होता है कि इन मुल्कों में जो कुछ ब्रेन डेवलपमेंट हुआ भी होता है वो ब्रेन ड्रेन कर जाता है, क्योंकि उसे विकास की संभावनाएं यहाँ नज़र नहीं आ रही होती हैं। ऐसी परिस्थितियों से भी अफ्रीकन मुल्क जूझ रहे हैं। हम साउदर्न अफ्रीकन रीजन की चर्चा कर रहे हैं। ये कोई विलक्षणी बात नहीं है कि हम बात अंगोला की कर रहे हैं। भारत के बहुत से राज्य ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। भारत अपने आप में एक कॉन्टिनेंट जैसा है, उसके प्रत्येक राज्य को आप इन मुल्कों से जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन मुल्कों से भारत की अलग भी हैं, और वो राजनीतिक हैं। जिस तरह से यहाँ पर फैक्शनल वॉर हुई पॉलिटिकल पावर कंट्रोल करने के लिए, भारत में अब तक सीमलेस ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता रहा है। संविधान ने बड़ी भूमिका निभाई है, लोकतंत्र बना हुआ है, और लोकतंत्र को बचाए रखने के दायित्व जिन संस्थाओं पर थी वो संस्थाएं जीवित हैं। हमने इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी अपनाया, ये बड़ी बात थी। जहां हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया, वहीं हम ये जानते थे कि किन्हीं भी तरह की ऑटोक्रेसी इंडिया में नहीं चल सकती, क्योंकि भारत एक विविधता से भरा हुआ राष्ट्र है। ऐसे में विविधता को निभाने के लिए जो दायित्व हैं, उन दायित्वों को संस्थाओं में ही परिपूर्ण होते देखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथों यह छोड़ दिया जाए तो क्या पता उसका विवेक किस दिशा में काम करे। समय आने पर उसका विवेक बदल सकता है। उसके विवेक के बदलाव पर हम किसी विविधता को नहीं छोड़ सकते। विविधता को जीवित रखना यह भारत का संकल्प था। इसी के लिए संविधान ने संस्थाओं के रूप में लोकतंत्र को आगे बढ़ने दिया। इसीलिए विविधता को बचाए रखने का दायित्व संस्थाओं पर रोपित है, और संस्थाओं के तहत पदासीन होने वाले पदाधिकारी संस्थाओं के नियमों से बंधे हुए हैं। हम सबको संस्थाओं के प्रति नतमस्तक रहना चाहिए, और इसी के तहत आज की डेट में भारत में गहरी चर्चा है कि क्या जजेस की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम ठीक है या नहीं। उस पर हमने लेक्चर किए थे। इस तरह के इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को जन्म देने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम बहुत मैच्योर होना चाहिए कंट्री का। पॉलिटिकल लीडरशिप, फ्रीडम फाइटर्स बहुत लॉन्ग टर्म में जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए, चर्चाओं के, डेलिब्रेशंस के गहरे दौर से आगे बढ़ते हुए, विभिन्न मतों का, पंथों का, संप्रदायों का, क्षेत्रों का, दलों का, लिंगों का विचार लेते हुए एक राष्ट्र के संस्कृति से परिपूर्ण है इसे समझते हुए एक संविधान का निर्माण करते हैं। भारत ने ऐसा किया था। यही कारण है कि आज भारत जैसे भी है, लेकिन अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। एक स्तर पर विकास चाहे उतना ना कहीं किन क्षेत्रों में दिखता भी हो, लेकिन विकास की संभावनाएं हैं, ये तय है। व्यक्ति यह मान सकता है कि यदि वो प्रयास करे तो वह विकसित हो सकता है। एक नेशन ऐसी होप ही प्रोवाइड करता है। सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, हमारे एफर्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन यदि नेशन होपलेस हो जाए तो वहाँ पर समाज उसे अपनी परिस्थिति समझ के स्वीकार लेता है। अफ्रीका के बहुत से मुल्कों के साथ ऐसा ही है। एक तो वह समाज पिछड़ा भी है, दूसरा सत्य यह भी है कि शायद वह स्वीकार भी चुके हैं कि यही फैक्ट है सिचुएशन का, हमें इसी तरह से जीना है। इस मानसिकता से दूर करने के लिए बड़े संगठनों को आगे आना होगा। मौजूदा परिस्थिति तो यही है कि वहाँ के सत्ता में बैठे लोग इंटरनेशनली जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी कंपनीज़ के साथ करार करके उन्हें अपने मुल्कों में मिनरल एक्सप्लॉयटेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स अफोर्ड करती हैं और अकॉर्ड करती हैं, और ऐसे में वो कंपनीज़ यहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट करके भारी आमदनी कमाती हैं, पैसा कमाती हैं, जिसका एक हिस्सा उस राष्ट्र का धन भी बनता है जिससे मिनरल निकाले गए हैं, और अधिकतर वह पैसा उनके पास जाता है जो पॉलिटिकल गलियारों में सक्षम रूप में बैठे हैं। इसी ही करप्शन का नाम देते हैं। तो इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट ना आ पाने का एक बड़ा कारण बनता है पॉलिटिकल करप्शन। जहाँ पर करप्शन का माहौल हो, आपको हर प्रोजेक्ट को सत्य रूप देने के लिए
बैकडोर एंट्री लेनी पड़े, लोगों को रिश्वत देनी पड़े, ब्राइब करना पड़े, पुलिस से लेकर के ऊपर तक आपको सबको सेटिंग करके चलना पड़े, ऐसे माहौल में निवेशक नहीं आते हैं। तो पॉलिटिकल करप्शन इज़ द बिग प्रॉब्लम। अब क्योंकि लोगों के पास कोई और अवसर नहीं है तो ग्रामीण जीवन ही सत्य हो जाता है। ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ वह खेतीबाड़ी जिसमें किसी तरह के कोई बड़े वैज्ञानिक प्रयोग अब तक नहीं किए गए हैं, इसलिए वह सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की फॉर्म लेता है, जिसे निभाने के लिए परिवार के सदस्य ही अहम भूमिका निभाते हैं। इससे जनसंख्या बढ़ती है। तो बढ़ी हुई जनसंख्या आश्रित है खेतीबाड़ी पर, जिसमें आमदनी पैदा करने की उतनी क्षमता नहीं। यह भी कारण गरीबी का रहता है। जो कुछ थोड़े बहुत शहर बचते हैं, लोग उस ओर पलायन करते हैं। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी यहाँ का एक ट्रेट है। तो 80% पॉपुलेशन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में जी रही है। वेल्थ के मेन सोर्सेज डायमंड एक्सकवेशंस एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज है। 2007 में अंगोला चाइना को ऑयल सप्लाई करने वाला लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना था और चाइना के बड़े निवेश हैं अंगोला में इस समय में, क्योंकि उसे यहाँ से मिनरल्स चाहिए। चाइना तेज़ी से सब सहारन अफ्रीकन नेशंस में, ख़ासतौर पर ईस्टर्न अफ्रीकन एंड द साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में निवेश कर रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि वो किस तरह से सस्ते संसाधनों को अपने मुल्क के लिए उपलब्ध कराए और अपने मुल्क में बने हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के अनएक्सप्लॉइटेड एंड अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स में जा कर के कंज्यूम कराए। इस कारण से वो एक स्तर पर उन मुल्कों में निवेश भी कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ताकि उसके प्रोडक्ट्स सीमलेसली ट्रांजैक्ट होते रहें उन कंट्रीज़ में। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर उन मुल्कों में जो रोज़गार पैदा होगा, उसके तहत जो उन मुल्कों के लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी, वो जिन पदार्थों की डिमांड क्रिएट करेंगे वो चाइना ही से आएंगे। दूसरी तरफ चाइना का भारी निवेश हो जाने के बाद उन मुल्कों पर एक अच्छा खासा चाइना का कंट्रोल होगा, इन द सेंस कि वो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप और रूल लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पाएगा कि वो प्रो चाइनीज़ लॉज पॉलिसीज़ बनाए, इनेक्ट करें। इससे चाइना की अर्थव्यवस्था और चाइना का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर एक दमखम बना रहेगा। यह चाइना की नीति है कि वो विश्व की नीतियों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अपने और अपने हिमायती मुल्कों के दम पर उस दिशा में ले जा सकता है जो दिशा चाइना के हित में होगी। इस तरह से अलग अलग मुल्कों में निवेश करके उन मुल्कों को अपने साथ लामबंद करके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सभी मुल्क रिफ्लेक्ट होते हैं, उन मुल्कों में अपने द्वारा लाए गए प्रपोजल्स पर इन मुल्कों की वोटिंग करवा करके वो विश्व राजनीति को, विश्व अर्थव्यवस्था को अपने इच्छा अनुसार वाली दिशा में मोड़ना चाहता है। तो यह भी वो कर रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये हमने अंगोला के विषय में पढ़ा। कोई डाउट है किसी को? आगे चलें, नेक्स्ट पढ़े। बड़े अच्छे लोग हो आप, तेज़ी से आगे बढ़ जाते हो। नेक्स्ट है ज़ाम्बिया। ज़ाम्बिया ही होना चाहिए, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ज़ाम्बिया ही होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईस्टर्न साइड से ही ज़ाम्बेज़ी रिवर निकलती है अंगोला के, और वो ज़ाम्बिया से होकर के गुजरती है, जिसमें वो आगे बढ़ते हुए ज़िम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, और वहाँ से नामीबिया भी इस तरफ को खिंचता है, ऊपर आता है, एक त्रिकोण बनता है। बस उसके थोड़ी आगे ही विक्टोरिया वाटरफॉल बनता है, जो विश्व का सबसे विशाल वाटरफॉल है, जो ज़ाम्बेज़ी नदी पर है और जो ज़ाम्बिया में है। ओके, चलिए, अच्छी बात है। आप कलात्मक हो रहे हैं प्रतिदिन, आपके विचारों की क्षमता मजबूत हो रही है। मैं यही चाहता था, धीरे धीरे आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। ये देखिए आपके सामने है, दिस इज ज़ाम्बिया। कहाँ चला गया भाई? तो ये देखिए, ओके, तो ये ज़ाम्बिया है, ये ज़िम्बाब्वे है। इसकी नॉर्दर्न साइड पर कॉपर बेल्ट नज़र आती होगी। ये राजधानी लुसाका है, जो नदी के नज़दीक ज़्यादा नज़र आती है ना, नदी के समीप। और ये देखिए यहाँ पर ज़िम्बाब्वे। तो क्या नज़र आता है हमें? ज़िम्बाब्वे और ज़ाम्बिया दोनों ही लैंडलॉक्ड हैं, दोनों ही लैंडलॉक्ड हैं। चलिए, ज़ाम्बिया की भी कहानी वही है, कौन रूल करता होगा। देखिए, ज़ाम्बिया को नॉर्दर्न रोडेंशिया कह के पुकारा जाता था। ओके, इसी तरह से ज़िम्बाब्वे को साउदर्न, क्योंकि इसके विषय में मैंने उत्तर कल ही दे दिया था। ये ब्रिटिशर्स की साउथ अफ्रीकन मर्सेटाइल कंपनी, दैट इज़ द साउथ अफ्रीकन ट्रेडिंग कंपनी के अधीन हुआ करते थे। क्लियर? अब एक लंबे समय तक यहाँ पर उस अफ्रीकन ट्रेडिंग कंपनी का कंट्रोल रहा, और फिर ये
ब्रिटिश एम्पायर के अधीन आ गए। तो अंततः इन्हें जो आज़ादी मिली होगी वो ब्रिटिशर्स से ही मिली होगी, और वो समय भी वही रहा होगा, द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, इन द मिडल ऑफ दैट। ओके, सवाल वही खड़ा होता है कि फिर यहाँ पर डिफरेंट फैक्शंस की सत्ता के लिए लड़ाई, जिस पर अब हम दोबारा नहीं जाएंगे, मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। कहानी ये है कि ये मुल्क लैंडलॉक्ड होने के कारण बंदरगाहों से दूर रहे, यानी कि जो ट्रेडिंग रूट्स हैं उनसे दूर रहे। तो इसके कारण ये लॉन्ग डिस्टेंस, पहली समस्या लॉन्ग डिस्टेंस, द फर्स्ट इशू। सेकेंड आस्पेक्ट, ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ही एक्सकवेट करके मेन एक्सपोर्ट बनाते हैं और वही इनकी वेल्थ का सोर्स है। तो उसके एज इट इज़ अनफिनिश्ड फॉर्म में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेज ऑलवेज वॉलेटाइल होते हैं। देखिए, जो फिनिश्ड चीज़ें होती हैं उसकी खासियत होती है कि वॉलेटिलिटी का लेवल कम रहता है, क्योंकि उसमें मार्जिन के स्कोप ज़्यादा होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने कच्चे लोहे की बात की, तो वो मान लीजिए कि 14 रुपये किलो बिक रहा है। ऐसे में मार्जिन का स्कोप कुछ नहीं होता, वो 1-2 रुपये ही होता है। अब अगर उसमें 1-2 रुपये भी रेट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ़र्क आता है तो ये वॉलेटिलिटी आपको नष्ट करने के लिए बहुत है। लेकिन वहीं अगर आपने उससे एक आर्टिकल बनाया जिसकी कीमत लगभग 250 रुपये है, तो इसमें मार्जिन जो कुशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो कम से कम 40-50 रुपये या 30 रुपये हो सकता है। इसमें अगर 2, 4, 5, 10, 5 रुपये का भी वेरिएशन आता है तो वो कहीं ना कहीं मार्जिन में एडजस्ट हो जाता है। इसलिए जो मुल्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या फिर आप सीधे कहिए कि प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ों को सीधे सीधे ही एक्सप्लॉइट करके एक्सपोर्ट करते हैं या बाज़ारों में बेचते हैं, वो बहुत अधीन होते हैं बाज़ार में चल रही वॉलेटिलिटी के, यानी कि जो रेट्स फ्लक्चुएशंस होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यही कहानी है अफ्रीका के अधिकतर मुल्कों की, जो इन नेचुरल रिसोर्सेज को सीधे एक्सप्लॉइट करके एक्सपोर्ट करती है। तो कॉपर बेल्ट एक फेमस बेल्ट है ज़ाम्बिया की, वो 2 समस्याओं से जूझ रही है। एक तो उसकी समुद्रों से दूरी, क्योंकि मेजॉरली साउदर्न अफ्रीकन रीजन और सब सहारन अफ्रीकन रीजन में कोई स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट्स नज़र नहीं आते। ऐसे में यहाँ पर कंज्यूम होगा वो मेटल, ये इसके चांसेस कम है। वो कहाँ कंज्यूम होगा? जहाँ पर वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, चाहे वो ईस्टर्न एशिया हो, चाहे वेस्टर्न यूरोप हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। तो वो डेवलप्ड रीजन्स, द इकोनॉमिक कोर ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर ये चीज़ें जाकर के कंज्यूम होती हैं, जिसके लिए इन्हें समुद्री रास्ता पकड़ना ही पड़ता है। पर वो लंबी यात्राओं के कारण ये चीज़ महंगी हो जाती है, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकॉम्पिटिटिव होने लगती है, क्योंकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ गया एक सस्ते ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने के लिए, जो कि समुद्री यात्रा होती है। दूसरा, रेट्स का फ्लक्चुएट होना, तो ये चीज़ समस्या का कारण है वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए। बट हाँ, मिनरल रिसोर्सेज ही वहाँ की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ का मेन रीज़न है। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरे कारण, यहाँ के अधिकतर शहर वहीं पर बसे हुए हैं जहाँ पर ट्रेडिंग रूट्स एस्टैब्लिश हैं नेचुरली, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इन्हीं मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने को लेकर स्थापित है। इसलिए जो ट्रेडिंग रूट समुद्रों की ओर जाते होंगे, अधिकतर नगर बस्तियाँ वहीं पर बसी होंगी, लोग वहीं पर आकर के ठहरे होंगे, सामानों का एकत्रित होना, कलेक्शन होना, वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। सो मेजॉरली सिटीज़ वहीं पर कंसंट्रेटेड नज़र आएंगी जो ट्रेडिंग रूट से एसोसिएटेड है। इसलिए जाम्बेजी नदी के थोड़े ही ऊपर आपको लुसाका नज़र आता है। ओके, तीसरी चीज़, यह नदी महत्वपूर्ण है ज़ाम्बिया के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ों में योगदान देती है। पहला एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए और दूसरा फिशिंग के लिए। तो अधिकतर जनसंख्या इस नदी के इर्द गिर्द इस जल संसाधन को भी प्रयोग में लाती है। सोसाइटी एग्रेरियन है, जैसा कि अफ्रीकन रीजन की निशानी है। मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करती है, लेकिन बड़े पैमाने पर जनसंख्या शहरों में भी परिवर्तित हो रही है और उसका आधार वही मिनरल्स है। तो सिटीज़ आर एसोसिएटेड विद द मिनरल बेल्ट्स बिकॉज व्हेन यू आर इनटू द मिनरल बेल्ट, नेचुरली यू आर नॉट डूइंग दैट डायरेक्ट एग्रीकल्चर। ऐसे में आप मिनरल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसे पॉलिश कर रहे हैं, रिफ़ाइन कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप धीरे धीरे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से डाइवर्ट करते हैं और आप सिटीज़ की फॉर्म में नर्चर होने लग जाते हैं। तो सिटीज़ का संबंध मिनरल्स के साथ है। तो जहाँ पर भी साउदर्न अफ्रीकन रीजन में आपको मिनरल्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको शहर दिखने शुरू हो जाएंगे। इस कारण से एक शहरी जनसंख्या का विकास हो रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में ये क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं है। यही कारण है कि समाज एग्रेरियन है, उतना प्रोग्रेसिवली अर्बनाइज्ड नहीं है। लंबी सिविल वॉर्स का दौर यहाँ पर भी रहा, जो